शिलालेख संघ। जब मुरोगजी ने दूर से वांग युहान को इंस्क्रिप्शन मास्टर हॉल में मेहमानों से बात करते हुए देखा तो वह तुरंत खुशी से दौड़ पड़ी। युहान, बहुत दिनों से नहीं मिले, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मुरोगजी ने दूर से पुकारा। अरु तुम, हमें एक दूसरे को देखे हुए वास्तव में काफी समय हो गया है। वांग युहान, मुरोगजी और बाई जिंग्युन समान उम्र, स्थिति और उत्कृष्ट प्राकृतिक प्रतिभा वाली 3 लड़कियां थीं। स्काई फॉर्चून सिटी में किन जिंगसुआन के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली लड़कियां ये 3 गौरवान्वित महिलाएं थीं। ये तीनों लड़कियां बचपन से एक दूसरे को जानती थीं और गहरी दोस्त थीं। हालांकि बाई जिंग्युन और मुरोगजी बाद में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में भाग लेने के लिए चले गए। चूंकि वांग युहान शिलालेख तकनीक के पक्षधर थे और उन्हें लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने का अवसर छोड़ दिया। बाई जिंग्युन ने पूछा, युहान, आज तुम अपने दादाजी के साथ क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप हॉल में मेहमानों का स्वागत क्यों कर रहे हैं? ओह, यह सही है। क्या कोई बहुत उग्र अतिथि शिलालेख मास्टर नहीं है जो हाल ही में आया है? क्या वह आज यहाँ है? वांग युहान थोड़ा झिझके और तुरंत समझ गए कि ऐसे कई लोग थे जो नहीं जानते थे कि अतिथि शिलालेख मास्टर लिन मिंग थे। मुरोगजी और बाई जिंग्युन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शिष्य थे, अन्यथा वे कैसे नहीं जानते कि यह लिन मिंग था। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। वह अंदर है। मैं उसका सहायक हूं, इसलिए हॉल में मेहमानों का स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। वाह, एक शिलालेख प्रतिभावान व्यक्ति जो युवा महिला वांग को अपने निजी सहायक के रूप में रखने में कामयाब रहा। वह असाधारण होना चाहिए। मुझे निश्चित रूप से इस व्यक्ति का अनुभव करना चाहिए, मुरोगजी ने अतिशयोक्ति के भाव से कहा। वांग युहान ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा, उनका सहायक होने के नाते मैं बहुत सी चीजें सीख सकता हूं। क्या अब आप उसे देखना चाहेंगे? हाँ, मुझे अवश्य देखना चाहिए। इस समय बाई जिंग्युन ने टिप्पणी की, मैं आज लिटिल सिस्टर के घर आई हूं क्योंकि एक बात है जो मैं नए अतिथि शिलालेख मास्टर से पूछना चाहती हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसने मध्यम श्रेणी की मानव कदम वाली खजाना लंबी तलवार निकाल ली। मैं इस बार जल विशेषता शिलालेख प्रतीक मांगने आया था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सज्जन शिलालेख मास्टर के पास समय है? वांग युहान ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। हाँ, उसके पास समय है। उसने अभी अभी अपनी स्थिति बहाल की है। यहाँ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लिन मिंग ने शिलालेख कक्ष से हॉल में देखा और वांग युहान को 2 महिलाओं को लाते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, लिन मिंग अभी अभी अपने अलौकिक मार्शल इरादे की स्थिति से बाहर निकला था। उनका सच्चा सार और आत्मिक बल अभी भी अपनी इष्टतम स्थिति में बहाल नहीं हुआ था और उन्होंने कुछ लोगों को अंदर आते सुना। लिन मिंग ध्यान में बैठ गए और कहा, कृपया कागज पर अपना अनुरोध लिखें, सामग्री और खजाना रखें और आप कर सकते हैं छुट्टी। शिलालेख समाप्त होने के बाद कोई आपको कॉल करेगा। इस अवधि के दौरान कृपया अंदर न आएं। लिन मिंग ने ये शब्द कहे, लेकिन वास्तव में उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने थोड़ा झुंझलाया और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने पीछे मुड़कर मुरोगजी और बाई जिंग्युन को चौड़ी, गोल आंखों से घूरते हुए देखा। साथ ही वांग युहान उनके बगल में खड़ी थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा खुशी के भाव से भरा हुआ था। मम, ये तुम हो? लिन मिंग ने स्वाभाविक रूप से इन लड़कियों को पहचान लिया। वे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के 7 प्रोफाउंड प्राउड पेयर थे। ये तुम हो? आप अतिथि शिलालेख मास्टर हैं। मुरोगजी को नहीं पता था कि क्या ये केवल लिन मिंग जैसा दिखने वाला व्यक्ति था। उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी 2 बड़े बटेर के अंडे की तरह उसे घूर रही थी। उसने लिन मिंग के चेहरे की ओर बिना पलक झपकाए देखा, जैसे कि वह कोई भ्रम हो जो किसी भी समय गायब हो जाएगा। हाँ, मैं हूं। अब जब लिन मिंग के पास पर्याप्त स्थिति और प्रभाव था,
तो उन्हें शिलालेख स्वामी के रूप में अपनी स्थिति को छिपाने की आवश्यकता नहीं थी। आप, मुरोगजी ने हकलाते हुए कहा। उसने सुना था कि नया अतिथि शिलालेख मास्टर युवा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी लिन मिंग होगा। हेवंस, यह बहुत ही निराशाजनक है। क्या यह कोई मजाक है? ये कमीनी बड़ी बहन आपकी ताकत को पहचान चुकी है। जब आपको एक मार्शल इरादे का एहसास हुआ, तो इस बड़ी बहन के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। जब आपके मन में वह दुष्ट राक्षसी धारणा थी तो मैंने आपको केवल कुछ मेहनती खेत के जानवर के रूप में लिया था। लेकिन अरे, यह बहुत निराशाजनक है। आप कब से एक शिलालेख विशेषज्ञ बन गए? आह, मैं पागल हो रहा हूं। यह बहुत ही चौंकाने वाला है। यहां तक कि यह बड़ी बहन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह एक मजाक है। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, यूहान, क्या तुमने इस आदमी के साथ मिलकर बड़ी बहन को चिढ़ाने की साजिश रची ताकि तुम खुश रह सको? अच्छा, मैं मानता हूं कि आपका मजाक थोड़ा रचनात्मक है, लेकिन यह वास्तविक नहीं हो सकता, है ना? मुरोगजी ने लिन मिंग का गंभीर चेहरा देखा और उसकी बातें सुनी, लेकिन फिर भी वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। वांग यूहान ने कंधे उचकाए और कहा, मैं आपको मनोरंजन के लिए चिढ़ा सकता हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि लिन मिंग आपको चिढ़ाने में मेरे साथ शामिल होंगे? मुरोगजी ने अपनी आंखें मूंद लीं। हाँ, इस लिन मिंग साथी को खेती के अलावा किसी और चीज में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, अन्यथा वह पहले ही अनगिनत युवा महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर चुका होता। वह वांग यूहान के साथ मिलकर उसके साथ इस तरह का मजाक कैसे कर सकता है? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते थे। आपने शिलालेख तकनीक का अध्ययन कब शुरू किया? जब मैं 12 साल का था, लिन मिंग ने निरर्थक ढंग से कहा। जब मैं 12 वर्ष का था तो मैं अपने गुरु के पास गया और मैंने उनके अधीन अध्ययन किया। लिन मिंग ने कुछ सतीपन के साथ इसे हल्के ढंग से कहा, लेकिन उनके लहजे ने मुरोगजी को बेहद दुखी कर दिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक गरीब व्यक्ति 1000 सोने की तीलियों वाले एक अति धनी व्यक्ति से पूछ रहा हो कि उसके पास इतना धन कहां से आया, और उस धनी व्यक्ति ने अंततः कहा, जब मैं छोटा था तो मैंने इसे यूं ही अर्जित कर लिया था। इस तरह के उदासीन स्वर के साथ मुरोगजेड के मन में किसी को पीटने का आवेग आ गया। निश्चित रूप से एक बार उसने विचार किया कि क्या वह इस खेत के जानवर को हरा सकती है या नहीं, और यह सोचकर कि वह जरूरी नहीं जीत सकती, मुरोगजी को इस विचार को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब तक बाई जिन्युन अपने शुरुआती सदमे से उबर चुकी थी। वह अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराई और बोली, यह आप है। मैं देखती हूं। हर बार जब मैंने सोचा कि मैंने जूनियर अप्रेंटिस वायलिन की पूरी ऊंचाई देखी है, अंत में मुझे पता चला कि मैंने जूनियर अप्रेंटिस वायलिन को कम आंका है। ये शिलालेख तकनीक जूनियर प्रशिक्षु वायलिन ने मास्टर स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 3 साल तक अध्ययन किया। लिन मिंग ने जवाब दिया, मैं खुद को मास्टर कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मैं कुछ सरल शिलालेख चिन्ह निकाल सकता हूं। ये सब मेरे स्वामी की सहायता के कारण है। हा, बाई जिन्युन ने 2 बार खोखली हंसी उड़ाई। कुछ सरल शिलालेख प्रतीक। उसने सुना था कि जब लिन मिंग ने आइस फ्रॉस्ट गार्ड प्रतीक बनाया था और उसे कुछ कवच पर रखा था, तो कवच का रंग बदल गया था। क्या इसे अब भी सरल शिलालेख प्रतीक कहा जा सकता है? मास्टर स्तरीय शिलालेख मास्टर बनने के बिंदु तक पहुंचने के लिए 3 साल। बाई जिन्युन इसका श्रेय केवल लिन मिंग की राक्षसी धारणा को दे सकती है, जो 70% हानि दर के साथ बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट जैसे मार्शल कौशल को समझ सकती है। 3 साल में मास्टर स्तरीय शिलालेख मास्टर बनने के लिए ये भी वह अनिच्छा से स्वीकार कर सकती थी। हालांकि लिन मिंग के लिए एक शिलालेख मास्टर बनना, क्या उसकी आत्मा प्रतिभा इस मार्शल आर्ट प्रतिभा से कहीं अधिक उत्कृष्ट थी? आज आप दोनों को यहां क्या काम है? लिन मिंग ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला।
इन दिनों उनका समय बहुत कठिन था। उसके पास बर्बाद करने के लिए कुछ भी नहीं था। ओह हाँ, मेरे पास एक मामला है, बाई जिंगयुन ने जवाब दिया, और फिर लिन मिंग को सौंपने के लिए अपना खजाना निकाला। खजाने की तलवार 3 फीट से अधिक लंबी थी और चमकदार ब्लेड बर्फ की तरह चमकदार थी। इसके अलावा यह बेहद नरम था और आसानी से किसी की कमर के चारों ओर घूम सकता था। तलवार की नोक के मध्य में प्रतीकों में 2 अक्षर लिखे हुए थे। इसमें लिखा था, नीला पानी। अच्छी तलवार। लिन मिंग ने अपनी आत्मिक शक्ति से ब्लू वाटर तलवार की जांच करने पर प्रशंसा की। उन्होंने पाया कि सरणी संरचना बहुत सूक्ष्म और उत्तम थी। यह अधिकांश मध्यम श्रेणी के मानव चरण खजानों से बेहतर था। बाई जिंगयुन ने कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन, मैं चाहूंगा कि आप इस तलवार पर जल विशेषता या बर्फ विशेषता शिलालेख चिन्ह अंकित करें। वास्तविक सार वृद्धि कम से कम 36% होनी चाहिए। पानी या बर्फ की विशेषता 36% और कुछ नहीं। अब और नहीं। बाई जिंगयुन ने लिन मिंग के आकस्मिक स्वर को सुना। उन्होंने स्पष्ट रूप से सोचा कि यह अनुरोध बहुत आसान था। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन बेहतर कर सकते हैं, तो यह सबसे अच्छा होगा। यदि सामग्री अपर्याप्त है, तो मैं और सामग्री जोड़ सकता हूं। लिन मिंग ने मेज पर रखी सामग्री पर नजर डाली। हालांकि ये सामग्रियां बहुमूल्य थीं, फिर भी वे उसके लिए बेकार थीं। वह उनका उपयोग केवल अंकों के व्यापार के लिए कर सकता था, लेकिन चाहे उसके पास कितने भी अंक हों, कुछ सामग्रियां ऐसी थीं जिन्हें खरीदना असंभव था क्योंकि इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के पास वे नहीं थे। अपनी प्रारंभिक योजना को याद करते हुए लिन मिंग एक निर्णय पर आए। वह इस समय का उपयोग उन सभी चीजों का उपयोग करने के लिए करेगा जो उसने हाल ही में सीखी थी, और ये देखेगा कि क्या वह एक शिलालेख प्रतीक तैयार कर सकता है जिसे हॉटियन स्टेज मास्टर्स भी पसंद करेंगे। फिर जब उसने देश के सभी हॉटियन मास्टर्स का ध्यान आकर्षित किया, तो वह उनसे इन दुर्लभ सामग्रियों को खोजने में मदद कर सकता था। यदि हां, तो उन्हें थोड़े समय में भी एकत्र किया जा सकता है। ये सोचते हुए लिन मिंग ने कहा, स्टार ओब्सीडियन का एक टेल। यदि प्रशिक्षु सिस्टर जिंगयुन को स्टार ओब्सीडियन का एक टेल मिल सकता है, तो मैं अपनी स्वयं की सामग्री का उपयोग करूंगा और उच्चतम स्तर का शिलालेख प्रतीक बना सकता हूं जो मैं कर सकता हूं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि प्रशिक्षु सिस्टर जिंगयुन अंतिम परिणाम से संतुष्ट होंगी। स्टार ओब्सीडियन का एक टेल। बाई जिंगयुन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुरोगजी पहले ही चिल्लाया, तुम बहुत काले हो। स्टार ओब्सीडियन के एक टेल की कीमत 15,000 सोने के टन है, और इतना ही नहीं, स्काई फॉर्चून किंगडम में इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। यदि आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं, तो 15,000 सोने की टन पर्याप्त नहीं हो सकती है। स्टार ओब्सीडियन का उपयोग न केवल शिलालेख में, बल्कि शोधन में भी किया जाता था। यह अत्यंत बहुमूल्य एवं दुर्लभ सामग्री थी। लिन मिंग ने कहा, मेरा असली सार हाल ही में और भी अधिक गाढ़ा और सघन हो गया है, और मेरे शिलालेखों का स्तर बढ़ गया है। लेकिन मैं अभी भी इस शिलालेख को बमुश्किल ही बना सका हूं, और असफलता का जोखिम है। इसके अलावा सामग्रियों का मूल्य 6 या 7,000 सोने के टन से कम नहीं होगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब तक मैं सफल होता हूं, यह बिल्कुल इसके लायक है। यदि यह तथ्य नहीं होता कि इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के पास कोई स्टार ओब्सीडियन नहीं होता, तो मैंने यह अनुरोध प्रस्तावित नहीं किया होता। बाई जिंगयुन ने दांत पीसकर कहा, ठीक है। हुलुओ राष्ट्र में मेरे चाचा का कुछ प्रभाव है। मुझे लगता है वह इसे ढूंढ सकता है। मेरा वादा है तुमसे। बाई परिवार के भीतर बाई जिंगयुन का बहुत ऊंचा दर्जा था। हालांकि 15,000 टन सोना कोई छोटी रकम नहीं थी। अगर यह सिर्फ एक बार होता, तो वह इतनी मात्रा बाहर लाने में सक्षम होती। ठीक है, फिर मैं प्रशिक्षु सिस्टर जिंगयुन को धन्यवाद दूंगा, लिन मिंग ने कहा। उन्होंने एक कलम निकाली और तुरंत सामग्रियों की एक विस्तृत सूची लिखना शुरू कर दिया।
इन सामग्रियों के लिए मेरे खाते से पैसे और अंक खर्च करें, लिन मिंग ने वांग यूहान को सूची सौंपते हुए कहा। यह समय लिन मिंग का निजी व्यवसाय था। आमतौर पर इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के नियमों के अनुसार मेहमानों को अतिथि इंस्क्रिप्शन मास्टर और इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन को 60/40 के अनुपात में भुगतान करना पड़ता था। शिलालेख एसोसिएशन ने सामग्री प्रदान की और अतिथि शिलालेख मास्टर ने सेवा प्रदान की। हालांकि लिन मिंग की वर्तमान स्थिति के साथ इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन एक अतिथि शिलालेख मास्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का लाभ उठाने और व्यक्तिगत अनुरोध लेने के लिए इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन की सामग्रियों का उपयोग करने के लिए कभी कभार उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। वांग यूहान ने सामग्रियों की पंक्तियां पढ़ी और वह थोड़ा चौंक गई। इन सामग्रियों का मूल्य कम नहीं था। सामान्यतया यहां तक कि थकाऊ उच्च गुणवत्ता वाले शिलालेख प्रतीकों की सामग्री में केवल 1000 सोने के टन की लागत आएगी। लेकिन लिन मिंग जिस शिलालेख प्रतीक को तैयार करना चाहते थे उसकी लागत 7000 टन सोने की थी और इसमें कई सामग्रियां भी थीं जो काफी दुर्लभ थीं। सामग्री एकत्र होने के बाद लिन मिंग ने तुरंत शिलालेख प्रतीक बनाना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने एक सच्चा सार पत्थर उठाया और एक बार फिर ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश किया। वह ध्यान में बैठे और आधे घंटे तक अपनी स्थिति को समायोजित किया ताकि उनके वास्तविक सार और आत्मिक बल को उनकी चरम स्थिति में वापस लाया जा सके। बाद में लिन मिंग ने औपचारिक रूप से शिलालेख प्रतीक बनाना शुरू किया। वह आज जो बनाने जा रहा था वह कोल्ड आइस फ्रैगमेंट्स का पूर्ण संस्करण था। कोल्ड आइस फ्रैगमेंट्स की कठिनाई आइस फ्रॉस्ट गार्ड प्रतीक की तुलना में काफी अधिक थी। भले ही लिन मिंग की शिलालेख तकनीक का स्तर काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह इसे सफलतापूर्वक बना पाएंगे। एक क्रिस्टल बर्फ क्वार्ट्ज को कुचलें, इसे 1 कप पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं और अवशेषों को छान लें। लिन मिंग ने वांग यूहान को बताना शुरू किया कि आवश्यक सामग्रियों को कैसे संसाधित किया जाए। कुछ दिनों तक एक दूसरे के साथ समन्वय करने के बाद लिन मिंग और वांग यूहान ने एक अनोखी मौन समझ बना ली थी। जब तक लिन मिंग ने निर्देश दिए, वांग यूहान सामग्रियों को जल्दी और पूरी तरह से संभालने में सक्षम था। जैसे ही वांग यूहान की 10 पतली उंगलियां हवा में आत्माओं की तरह नाचने लगीं, प्रत्येक सामग्री को एक एक करके तेजी से संसाधित करना शुरू हो गया। लिन मिंग ने देखा, एक सामग्री ली और अपना शिलालेख बनाना शुरू करते हुए अपनी ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक पर ध्यान केंद्रित किया। हवा में एक के बाद एक शिलालेख चिन्ह प्रकट होने लगे। कुछ चंद्रमा के समान गोल और दीप्तिमान थे और कुछ मोतियों के समान छोटे थे। वे एक काल्पनिक रोशनी से चमक रहे थे और ऐसे सांस ले रहे थे मानो वे सचेतन प्राणी हो जिन्हें जीवन दिया गया हो। लिन मिंग के शिलालेख प्रतीक चित्रण की सफलता दर बहुत अधिक थी। प्रारंभ से ही लगभग कोई भी रन या प्रतीक विफल नहीं हुआ। लेकिन बाद में जैसे जैसे लिन मिंग की आत्मिक शक्ति और सच्चा सार लगातार कम होने लगा, कभी कभी चमकदार शिलालेख चिन्ह टूट जाते थे और टिमटिमाते सितारों की तरह प्रकाश के दानों में बदल जाते थे। ये असफल शिलालेख प्रतीक टुकड़े रात के आकाश में नृत्य कर रहे बिखरे हुए जुगनुओं की तरह हवा में मंडरा रहे थे। ऐसी अवास्तविक सुंदरता के प्रकाश में लिन मिंग की अभिव्यक्ति अतुलनीय फोकस वाली थी। उसकी आंखें काले रत्नों की तरह थीं जब वे हवा में भव्य शिलालेख प्रतीकों को समर्पण के साथ देख रहे थे। उसे देखते समय लगभग तत्काल लत का एहसास हो रहा था। वांग यूहान का झिझक भरा दिल उछल पड़ा। वह चुपचाप लिन मिंग की प्रोफाइल को देखती रही, जैसे प्रकाश की किरणें उसके चेहरे की आकृति को छू रही थीं। एक पल के लिए उसके दोनों गाल लाल हो गए। वह हमेशा सोचती थी कि लिन मिंग का सबसे आकर्षक और दिलचस्प समय वह था जब वह एक शिलालेख बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, और केवल इसी समय वांग यूहान को लिन मिंग द्वारा खोजे जाने का कोई डर नहीं था। वह छुप छुप कर उसे अपनी नजर से देखती रहती। यह दृश्य काफी देर तक जारी रहा और जल्द ही सूरज झोव पर्वत के क्षितिज से नीचे गिरने लगा। शिलालेख कक्ष के भीतर की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी।
इसने केवल शिलालेख प्रतीकों की रोशनी को बढ़ाने और उन्हें और भी आकर्षक रूप से शानदार दिखाने का काम किया। लिन मिंग की शिलालेख योजना काफी जटिल थी। उन्होंने लगातार 150 से अधिक प्रतीक और रेखाएं खींची थीं। ओवरलैपिंग रून्स बर्फ की नीली रोशनी की परतों की तरह थे जो एक साथ मिलकर एक आनंदमय तस्वीर में बदल गए थे, जैसे कि रात का पर्दा गिर गया हो और उसके भीतर टिमटिमाते तारे चमक रहे हों। यह एक ऐसा दृश्य था जो स्काई फॉर्चून किंगडम के शिलालेख तकनीक स्कूल में कभी दिखाई नहीं दिया था। यहां तक कि आमतौर पर हृदयहीन और नासमझ मुरोगजी ने भी जब चमकती रोशनी का ये शानदार प्रदर्शन देखा तो अनजाने में मंत्रमुग्ध हो गई। ये सचमुच बहुत सुंदर था। 1/4 घंटे के बाद लिन मिंग अपनी सीमा तक पहुंच गया था। उसने अपने दांत भींच लिए और खुद को आखिरी शिलालेख चिन्ह बनाने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसके दोनों हाथ एक साथ इकट्ठे हुए, असंख्य नीली रोशनियां तुरंत नीले सपने के बुने हुए टुकड़े की तरह एक में विलीन हो गईं। लिन मिंग ने बाई जिंग्युन की नीली पानी की तलवार ली और उस पर बर्फ के नीले रंग की लौ का प्रतीक निर्देशित किया। वह शिलालेख चिन्ह नीले पानी की तलवार के बर्फ के सफेद ब्लेड पर गिर गया। ची ध्वनि के साथ नीले पानी की तलवार पर नीले रंग के प्रतीक चिन्ह से नीलमणि की लपटों की लहरें निकलने लगी जो केंद्र से फैल गईं और पूरी तलवार को ढक लिया। जल्द ही ठंडी हवा के संघनित होने की आवाज आई और ब्लू वाटर तलवार के ब्लेड पर ठंड की एक परत जम गई। ये तलवार ऐसी लग रही थी मानो यह अपने चारों ओर की सारी गर्मी को निगल रही हो, और शिलालेख कक्ष का तापमान कई डिग्री तक गिर गया। मुरोगजी असहाय रूप से देखती रही क्योंकि तलवार पर ठंडी बर्फ घनी हो गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें बिल्कुल गोल थीं। ये है। बाई जिंग्युन ने लार का एक कौर निगल लिया। ब्लू वाटर तलवार को देखते हुए उसकी आंखें चमकने लगीं। वह एक पल के लिए झिझकी, उसे तलवार उठाने का ख्याल नहीं आया। लिन मिंग ने एक पल के लिए आराम करने के बाद सच्चे सार की थोड़ी मात्रा को केंद्रित किया और इसे शिलालेख प्रतीक में डाला। उसने लापरवाही से तलवार घुमाई और तलवार के ब्लेड से नीली रोशनी की एक अर्धचंद्राकार किरण निकली, जो नग्न रोशनी में दिखाई दे रही थी। वह टिश्यू पेपर के एक पतले टुकड़े की तरह था जो शिलालेख कक्ष में एक पत्थर के मंच में घुस गया और दृष्टि से ओझल हो गया। उसी क्षण उस नीली रोशनी से पत्थर का मंच कट गया। दोनों हिस्से बड़े करीने से अलग हो गए। जैसे ही पत्थर का मंच गिर रहा था, उसी समय अचानक बर्फ की एक परत पत्थर के मंच पर जम गई और इस तरह पत्थर के मंच का मूल स्वरूप बरकरार रहा। शिलालेख का कौशल। यांग यूहान ने यह नीली रोशनी देखी तो वह घबराकर चिल्ला उठी। शिलालेख का एक कौशल तब होता है जब एक शिलालेख मास्टर शिलालेख प्रतीकों का उपयोग करेगा और एक लघु सरणी का निर्माण करेगा जो खजाने के वास्तविक सार के प्रवाह को बदल देगा, अंततः उस सच्चे सार को एक कौशल में बदल देगा। यह कौशल एक मार्शल कौशल के समान था जो दुश्मन को घायल कर सकता था। यह एक मार्शल आर्टिस्ट को एक और मार्शल कौशल देने के बराबर था। स्काई फॉर्चून किंगडम की शिलालेख तकनीक के स्कूल में शिलालेख का कौशल मूल रूप से खो गया था। यहां तक कि आसपास के कई देशों में भी कोई शिलालेख विशेषज्ञ नहीं था जो इस तकनीक में सक्षम हो। हुलुओ राष्ट्र के केवल कुछ शिलालेख ग्रैंडमास्टरों के पास ही इस तकनीक को समझने की थोड़ी सी भी संभावना थी। ये सोचते सोचते वांग यूहान की सांस फूलने लगी। वांग यूहान के लिए, जो शिलालेख तकनीकों से ग्रस्त थी, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने केवल प्राचीन अभिलेखों में ही पढ़ा था। इसे अपने सामने देख पाने के कारण वह अतुलनीय रूप से उत्साहित महसूस कर रही थी। जब लिन मिंग ने अपना पहला शिलालेख प्रतीक ओवरवेलमिंग रून तैयार किया था, तो वह शिलालेख के कौशल त्वरित हिंसक प्रहार के साथ भी आए थे। जब एक मार्शल कलाकार ने अपने वास्तविक सार को शिलालेख प्रतीक में केंद्रित किया, तो भीतर का सरणी गठन वास्तविक सार को अवशोषित कर लेगा और इसे सीमा तक संपीड़ित कर देगा। उस पल में यह विस्फोट हो जाएगा और बेहद घातक नजदीकी हमला करेगा। उस समय
टाई फैंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी ली क्यूई को हराने और टूर्नामेंट के अप्रत्याशित विजेता बनने के लिए मैदान पर इस शिलालेख पर भरोसा किया था। इस वजह से लिन मिंग के शिलालेख प्रतीक को मुई के ध्यान में लाया गया और परिणामस्वरूप लिन मिंग अंततः मुई से मिले। हालांकि इंस्टेंट वायलेंट स्ट्राइक जैसे शिलालेख का कौशल काफी प्रारंभिक और सरल था। ये केवल एक सामान्य निम्न श्रेणी के मानव कदम मार्शल कौशल के बराबर था। इसका मूल्य बहुत अधिक नहीं था। जब लिन मिंग ने शिलालेख प्रतीक तैयार किया था तो सामग्री की लागत केवल 100 सोने की टन थी। इंस्टेंट वायलेंट स्ट्राइक का प्रभाव टाई फैंग को हार को जीत में बदलने में मदद करने में सक्षम था। इसका कारण ये था कि टाई फैंग बचपन से ही सेना में भर्ती हो गए थे और उनकी पारिवारिक परिस्थितियां बहुत खराब थीं। उन्होंने कभी भी साधना पद्धतियों या मार्शल कौशल पर औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। इस प्रकार निम्न श्रेणी का मानव कदम मार्शल कौशल उनके लिए बहुत मूल्यवान था और इससे उन्हें अपनी युद्ध कौशल को दूसरे स्तर तक बढ़ाने की अनुमति मिली। यही कारण था कि मुई ने अपने शिलालेख प्रतीक को खरीदने के लिए लिन मिंग को 3000 सोने की टन का भुगतान किया था। यह पहले से ही बहुत अधिक कीमत थी। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो इंस्टेंट वायलेंट स्ट्राइक शिलालेख का कौशल कुछ ऐसा था जिसे टाई फैंग जैसा कोई व्यक्ति जिसने कभी औपचारिक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण नहीं लिया था कभी भी वहन करने की उम्मीद कर सकता था। हालांकि बाई जिंगयुन और मुरोगजी जैसे धनी व्यक्तियों के लिए उन्हें इतने कमजोर मार्शल कौशल की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन शिलालेख का यह वर्तमान ठंडे बर्फ के टुकड़े पूरक कौशल अलग था। शिलालेख का यह कौशल एक मध्यम श्रेणी के मानव कदम मार्शल कौशल के बराबर था और यह उस श्रेणी के शीर्ष पर भी था। लिखने की इस कला का नाम क्या है? वांग यूहान ने कुछ उत्साह से पूछा। इसे आइस कोल्ड कट कहा जाता है। प्रशिक्षु बहन को यह महसूस हो सकता है जब तक आप शिलालेख प्रतीक में अपना असली सार डालते हैं, आप इसे सक्रिय कर सकते हैं। ये कहते हुए लिन मिंग ने ब्लू वाटर तलवार बाई जिंगयुन को सौंप दी। बाई जिंगयुन ने एक गहरी सांस ली और ध्यान से ब्लू वाटर तलवार अपने हाथों में ले ली। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, बाई जिंगयुन को तुरंत अपनी बाहों में ठंडी ठंडक महसूस हुई, जैसे कि यह उसके मांस और खून का हिस्सा हो। फिर वह थोड़ी मात्रा में सच्चा सार लेकर आई और इसे ब्लू वाटर तलवार में इंजेक्ट कर दिया। पूरी प्रक्रिया हानिरहित और अतुलनीय रूप से सहज थी। बढ़ा हुआ सच्चा सार प्रभाव कम से कम 40% है। बाई जिंगयुन चौंक गई। उनकी जानकारी के अनुसार केवल वांग जुआनजी ही इस स्तर पर थे। इतना ही नहीं, इस तलवार में शिलालेख लगाने की कला भी जुड़ी हुई थी। बाई जिंगयुन ने अपना असली सार शिलालेख प्रतीक में केंद्रित किया, जैसा कि लिन मिंग ने उसे बताया था। उसने महसूस किया कि उसका असली सार एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है क्योंकि वह बर्फीली हवा में बदल गया है। जैसे जैसे उसने ब्लेड में अपना असली सार डालना जारी रखा, ब्लू वाटर तलवार के चारों ओर ठंडी हवा तेजी से भयावह होती गई। धीरे धीरे नीले पानी की तलवार उत्साहपूर्वक बजने लगी और ब्लेड हिंसक रूप से कांपने लगा। बाई जिंगयुन को इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब तक वह अपनी तलवार काटती, वह पूरे शिलालेख कक्ष को विभाजित कर सकती थी। ये आइस कोल्ड कट शायद 2 मध्यम श्रेणी के मानव चरण मार्शल कौशल से बेहतर है जिसे मैंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के डिपॉजिटरी से चुना था। हालांकि बाई जिंगयुन ने अभी तक अपनी तलवार नहीं उठाई थी, वह जानती थी कि परिणाम क्या होगा। बाई जिंगयुन का मूल्यांकन सुनने के बाद भले ही वांग यूहान मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन वह भी आश्चर्यचकित थी। किसी को पता होना चाहिए कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के डिपॉजिटरी में मार्शल कौशल और खेती के तरीके पहले से ही स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर सबसे अच्छे थे। स्काई फॉर्चून किंगडम में कई मार्शल कलाकार थे जो 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने में असमर्थ थे, या भले ही उन्होंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश किया हो, अगर उन्होंने स्वर्गीय निवास में प्रवेश नहीं किया होता तो वे मध्यम श्रेणी के मानव चरण मार्शल कौशल का चयन करने में सक्षम नहीं होते।
और भले ही उन्होंने स्वर्गीय निवास में प्रवेश किया हो और उन्हें मध्यम श्रेणी के मानव कदम मार्शल कौशल को चुनने का अवसर दिया गया हो, यह विकल्प भी उनकी रैंकिंग द्वारा सीमित था। अधिकांश समय वे केवल एक मार्शल कौशल चुन सकते थे जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। बाई जिन्यून को 22वां स्थान दिया गया था, और वह जो मार्शल कौशल चुन सकती थी वह बहुत अच्छे थे। फिर भी वे विकल्प वास्तव में आइस कोल्ड कट से कमतर थे। वांग यूहान इससे कैसे चौंके नहीं? जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, अगर इस तरह के शिलालेख प्रतीक की खबर स्काई फॉर्चून किंगडम के मार्शल कलाकारों के हलकों में फैल गई, तो यह अनिवार्य रूप से हंगामा पैदा कर देगा। हो सकता है कि अधिकांश पल्स कंडेंसेशन अवधि के मार्शल कलाकार या हॉटियन विशेषज्ञ भी इस शिलालेख प्रतीक के लिए पूछने के लिए आएंगे। वांग यूहान ने हल्के ढंग से अनुमान लगाया कि यह शिलालेख प्रतीक कम से कम 20,000 सोने के टन में बिक सकता है। भले ही इसकी कीमत 30,000 सोने की टन हो, फिर भी उच्च मांग होगी। हालांकि चाहे कितना भी ऊंचा हो, यह अधिक ऊंचा नहीं हो सकता। आखिरकार केवल एक मध्यम श्रेणी का मानव चरण वाला खजाना ही ऐसे शिलालेख प्रतीक के योग्य होगा। सामग्री की लागत के साथ जोड़े गए खजाने की कीमत आसानी से 50,000 सोने के टन से अधिक होगी। यह एक ऐसी कीमत थी जिसे अधिकांश पल्स कंडेंसेशन अवधि के मार्शल कलाकार वहन नहीं कर सकते थे। इसलिए लागत में कटौती के बाद एक शिलालेख प्रतीक लिन मिंग को 20,000 सोने के टन कमा सकता है। हालांकि सच्चे सार और आत्मिक बल की खपत बहुत अधिक थी, लिन मिंग के भयावह लचीलेपन के साथ वह संभवतः एक दिन में 2 आकर्षित कर सकता था। इनमें से 2 शिलालेख प्रतीक 40,000 सोने के टन के थे। जब तक ऐसे ग्राहक थे जो इसे वहन कर सकते थे, वह एक महीने में 1.2 मिलियन टन सोना कमा सकता था। वह तो बस सामूहिक डकैती थी। एक अनुमान के अनुसार 20,000 से अधिक सोने के टन खरीदने में सक्षम मार्शल कलाकारों की संख्या 100 से कम नहीं थी। इसके प्रकाश में लिन मिंग केवल इस एक शिलालेख प्रतीक के साथ 2 मिलियन से अधिक सोने के टन हासिल कर सकते थे। अगर वांग यूहान ने इस बारे में सोचा था, तो लिन मिंग ने भी सोचा था। अब तक के अपने अभ्यास के साथ शारीरिक परिवर्तन के चरम तीसरे चरण की अपनी साधना और इन दिनों शिलालेख तकनीक में किए गए जबरदस्त प्रशिक्षण के साथ लिन मिंग मुश्किल से ही इस शिलालेख प्रतीक को बनाने में सक्षम हो पाए थे। लिन मिंग के पास अब सोने की नहीं, बल्कि सामग्री की कमी थी। ऐसी कई सामग्रियां थीं जिन्हें सोने से खरीदा ही नहीं जा सकता था। इसलिए लिन मिंग ने उन दुर्लभ और कीमती सामग्रियों के लिए शिलालेख प्रतीक का व्यापार करने की योजना बनाई थी जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। वह उन लोगों से कहता था जो उसकी सेवाएं चाहते थे, वे अपनी इच्छित सामग्रियां तैयार रखने के लिए कहते थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि स्काई फॉर्चून किंगडम के सभी मार्शल कलाकारों की मदद से वह थोड़े समय में शरीर शिलालेख प्रतीक के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र नहीं कर पाएंगे। दुर्लभ और कीमती सामग्रियों के लिए लिन मिंग द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले शिलालेख प्रतीकों का व्यापार करने की खबर एक बम की तरह थी। यह तेजी से पूरे स्काई फॉर्चून शहर में फैल गया। 40% का सच्चा सार प्रवर्धन कारक शिलालेख के शीर्ष स्तरीय कौशल के साथ मिलकर स्काई फॉर्चून सिटी में इस शिलालेख प्रतीक को संभवतः एक अतुलनीय खजाना कहा जा सकता है। यहां तक कि वांग जुआनजी के पास भी इस शिलालेख प्रतीक को खींचने का साधन नहीं था, क्योंकि स्काई फॉर्चून किंगडम के शिलालेख तकनीक के स्कूल में शिलालेख का यह कौशल पहले ही खो गया था।